देखिए, अंता के उपचुनाव के दंगल की बात करेंगे। दरअसल अंता उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर उत्सुकता अब सभी में बढ़ गई है। कार्यकर्ता से लेकर आम जन तक को इंतजार है। अंता की जनता भी इंतजार कर रही है, कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहा है, विपक्षी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशी के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक भी कल हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो जुड़े। आज वसुंधरा राजे के साथ एक बड़ा मीटिंग रखा गया जहां पर मंथन चल रहा है। तो लगातार आप देखिए बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है और हर बार लगता है हर मीटिंग के बाद कि आज उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। जिस तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान परसों आया था कि परसों शाम या कल उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है, लेकिन ये दोनों दिन गुजर गए। आज उम्मीद हम ये जता सकते हैं, शाम जब हो रही है और रात होने वाली है तब हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सके। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार उतारकर एक तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, एक और उनके पास सफिशिएंट टाइम, एक अच्छा खासा टाइम मिला जिसमें वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और प्रमोद जैन भाया को उधर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोंक दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी के उम्मीदवार का इंतजार है। अंता उपचुनाव का महामुकाबला, किसे मिलेगा बीजेपी से टिकट? अंता का रण क्या है समीकरण? अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी अपने प्रत्याशी को लेकर अभी मंथन कर रही है। कई बैठकों में कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। बीजेपी से टिकट मिलने वाले नामों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रभुलाल सैनी और नंदलाल सुमन की है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी पहले भी अंता सीट से विधायक रह चुके हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से भी वे इस सीट पर पार्टी के लिए बेहद मुफीद हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक नाम नंदलाल सुमन का भी है। वो माली जाति से आते हैं। मंगलवार को उन्होंने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि अभी तक पूर्व सीएम भी उनके पक्ष में हैं। ऐसे में उन्हें भी टिकट मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी उचित समय पर उम्मीदवार घोषित करेगी और 100% अंता में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मुंगेरी लाल के सपने कितने भी देख लें, चाहे वो डोडासरा जी हो चाहे गहलोत साहब। वहीं सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर अंता के सियासी रण में कांग्रेस ने बढ़त लेने की कोशिश की है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने नामांकन कर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात करेंगे बैठक में टकराव की, कांग्रेस में बिखराव की। दरअसल करौली में कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। संगठन सृजन अभियान के तहत हुई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक उस वक्त हंगामे बदल गई जब मंच पर सांसद भजनलाल जाटव के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। और खड़गे साहब को मैं यहां से मैं एक अभियान सेकंड ऐसा अभियान। करौली में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, सांसद भजनलाल के खिलाफ नारेबाजी, सतह पर दिखी कांग्रेस की गुटबाजी। करौली में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान उस वक्त विवादों में घिर गया जब मंच से ही सांसद भजनलाल जाटव के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। विरोधी गुट के नारे लगते ही समर्थक भी सक्रिय हो गए और कुछ देर तक माहौल अफरा तफरी भरा रहा। जान बहुत लगाई है, लेकिन करौली। पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक नदीम जावेद भी मौजूद रहे।
जिन्होंने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि संगठन पदाधिकारियों का चयन निष्पक्षता और सक्रियता के आधार पर किया जाएगा। इनको आप लोग जिला अध्यक्ष जो वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का हो, पार्टी में कम से कम 5 वर्षों तक काम किया हो, साथ ही साथ समाज के विभिन्न समुदाय के लोगों को भी देखकर जो लोग इग्नोर्ड हैं पॉलिटिकली, उनको भी कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, वो भी उसका एक हिस्सा है। और अगर वो उसका बैकग्राउंड एनएसयूआई का, युवा कांग्रेस का या संगठन में कहीं और काम करने का है, तो निश्चित रूप से ये भी देखने का एक प्रक्रिया होती है। दरअसल हंगामा सांसद भजनलाल जाटव के संबोधन के साथ ही शुरू हुआ। हॉल में कुछ देर तक अफरा तफरी रही। स्थिति बिगड़ती देख मंचासीन नेताओं ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया और सांसद भजनलाल ने अपना संबोधन पूरा किया। हालांकि पर्यवेक्षक नदीम जावेद अपने संबोधन में कांग्रेस की एकजुटता पर जोर देते रहे, लेकिन जिस तरीके से बैठक में गुटबाजी सामने आई, उससे साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जागा प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन की। दरअसल जैसलमेर में दर्दनाक बस हादसे के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध बसों को जब्त किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बस बॉडी निर्माण के मानकों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब जोधपुर से लेकर जयपुर तक कई कोच फैक्ट्रियां जांच की जद में हैं। देखिए रिपोर्ट। जो सरकार के नियम है उनके अनुसार ही गाड़ी बनवाते हैं। जैसलमेर बस हादसे के बाद एक्शन। जैनम कोच क्राफ्ट पहुंची फॉरेंसिक टीम। बस बॉडी निर्माण के मानकों की जांच। जोधपुर के जैनम कोच क्राफ्ट में पहुंची फॉरेंसिक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसे की असली वजह क्या है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि बस को मॉडिफाई करवाया गया था और मॉडिफिकेशन का काम यहीं पर हुआ था। यहाँ अभी भी कई और गाड़ियों को मॉडिफाई किया जा रहा था। इस वक्त हम जैनम कोच में यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो एक वो हादसा होने के बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो यहाँ पर आए हैं, पूरी जो है यहाँ पर जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से ये हादसा हुआ, जहाँ पे ये गाड़ी बनी थी उस वक्त पर ग्राउंड जीरो पर हम वहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो तकनीकी पहलू जानने का प्रयास कर रहे हैं, जब गाड़ी बनती है तो क्या क्या चेंज हो जाए और क्या क्या जो है ऐसे कारण हो सकते हैं जो हादसे का कारण बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो ये जांच करने के लिए यहाँ पहुंचे और एक एक चीज को जो है बारीकी से समझने और देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दौरान फॉरेंसिक की टीम जैनम कोच क्राफ्ट में मौजूद थी, उस दौरान न्यूज़ 18 भी मौके पर था। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर देखा कि कैसे बसों को मॉडिफाई किया जाता है और फिर कैसे उन्हें सड़कों पर दौड़ने की परमिशन मिलती है। ये गाड़ी में ये इमरजेंसी एग्जिट है, जो नियमानुसार जो 4 एग्जिट होने चाहिए, जिसमें 3 इमरजेंसी एग्जिट और एक जो पहला जो महत्वपूर्ण जो गाड़ी का एग्जिट जो एंट्रेंस होता है वही एग्जिट होता है। वेंटिलेशन को लेकर भी रूल है कि गाड़ी के अंदर 2 वेंटिलेशन हॉल होने चाहिए। लगभग ये गाड़ी तैयार है, कोच बनकर भी जो है तैयार है, लेकिन जब गाड़ी के अंदर अपन जाते हैं तो सबसे पीछे आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में एक जो इमरजेंसी एग्जिट बना हुआ है, ये देखिए आप, जो गेट है ये इमरजेंसी एग्जिट है। इसके अलावा जो दो गेट है उसमें ये कमी है कि जैसे ये गेट है, ये एक जो कोच बना हुआ है उसके अंदर जो है, इसके कोच के अंदर जब कोच को खोल के जो है यहाँ से यात्री इस इमरजेंसी गेट से बाहर निकलेगा। ये चीज है, ये जो चीज यहाँ पे की गई है वो नियम विरुद्ध है, क्योंकि जहां पर इमरजेंसी गेट है वहां पर एक गली होनी चाहिए, जो सुगम जो है बाहर निकलने का तरीका होना चाहिए। जैनम कोच क्राफ्ट के अलावा जोधपुर में कई जगहों पर बस मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जोधपुर के अलावा जयपुर दिल्ली हाईवे पर भी बसों की बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ भी न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा। जैसलमेर बस हादसे के बाद बॉडी निर्माण कारखाने भी अलर्ट पर हैं।
यहाँ पर जो है वो इस तरीके की खाली गाड़ी यहाँ पर लेकर आई जाती है और इसके ऊपर जो है वो बॉडी रखने का काम किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बसें खड़ी हैं जिनकी बॉडी का काम यहाँ पर चल रहा है। अब सवाल ये कि इस बॉडी के अंदर किस तरीके के बदलाव किए जाते हैं, क्या परिवहन जो नियम तय करता है उन्हीं नियमों के अनुसार यहाँ पर बॉडी रखी जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद हफीज भाटी। हफीज साहब, आप ये बताइए कि ये जो आपके यहाँ पर चेसिस के ऊपर बॉडी रखने का काम किया जा रहा है, ये नियमों के अनुसार किया जा रहा है या आपको बस का मालिक आके कहता है कि इसकी साइज बढ़ा दो? नहीं, नियमों के अनुसार किया जा रहा है। और इसकी चेकिंग कौन करता है जब बसें बन जाती हैं? जब यहाँ से ताड़ी तैयार होकर जाती है सीधी आरटीओ में जाती है। हाँ। वहाँ पे डीटीओ साहब इसको चेक करते हैं। यहाँ से हम कागज भी जाते हैं और नक्शा वगैरह सब चीज जाती है यहाँ से। हमारा लाइसेंस है उसकी कॉपी जाती है, फिर वो इसको वेरीफाई करके गाड़ी को क्या आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपसे कहते हैं कि थोड़ा साइज बढ़ा दो गाड़ी का? कहते हैं कहने को, लेकिन उनके कहने से गाड़ी नहीं बनती। क्या वो आपसे कहते हैं कि गाड़ी का साइज बढ़ाना है, ओवर नहीं, साइज करना है? ऐसा कुछ भी नहीं। कभी तो मांग आती होगी? कभी नहीं आती, क्या ऐसी नहीं? ऐसी गाड़ी बनाते भी नहीं। कैसे बनाते हैं, कैसे तय करते हैं कि बॉडी का नाप क्या होगा गाड़ी का? आप कैसे तय करते हैं? बॉडी चीज के मापदंड पे 60% पे बनती है, तो 60% पे है मेरी गाड़ी। आप देखो। हाँ। जैसलमेर हादसे के बाद अब परिवहन विभाग पूरे प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चला रहा है। अब तक कई बसें जांच के घेरे में हैं और कई जब्त की जा चुकी हैं। सरकार की सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी में लॉरेंस गैंग की फिर से धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर ने यह धमकी दी है। प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 विदेशी नंबरों से पीड़ित के पास कॉल आए हैं। पीड़ित और उसका परिवार 5 से 12 अक्टूबर तक कनाडा में थे। नारायण विहार थाने में पीड़ित ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। तो राजधानी में लॉरेंस गैंग की फिर से धमकी सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं हरी बॉक्सर, उसने धमकी दी है। प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकर हैं ये, जिनको ये धमकी मिली है जान से मारने की। 2 विदेशी नंबरों से उनके नंबर पर कॉल आई और पीड़ित और उसका परिवार 5 से 12 अक्टूबर तक कनाडा में थे। हालांकि अब नारायण विहार थाने में पीड़ित ने ये एफआईआर दर्ज करवा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, एक बार फिर से लॉरेंस गैंग की तरफ से एक धमकी भरा कॉल आया, अभी इंश्योरेंस के पास। बिल्कुल, 2 विदेशी नंबरों से जो है ये व्यक्ति जो है प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकर हैं। इनको जो है कॉल आए लगातार और उसमें जो है लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। उन्होंने खुद को लॉरेंस गैंग का साथी बताया और जो उसका गुर्गा बताया जा रहा हरी बॉक्सर, उसने जो है ये धमकी दी है और 2 विदेशी नंबरों से इनके पास कॉल आई थी। और इनका जो परिवार है वो भी अभी 5 जो पीड़ित हैं उनका परिवार 5 से 12 अक्टूबर तक जो है कनाडा में ही था, वहीं अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ था। उसके बाद जो है इनको ये धमकी दी गई है और फिलहाल जो है नारायण विहार जो थाना है जो अभी नया ही बनाया गया है, वहां पर जो है यहाँ एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। नहीं तो जी, धमकी भरी कॉल आई उस टाइम ये और इनका परिवार ब्रोकर वो कनाडा में थे? नहीं, वो तो अभी जाकर आ गए हैं। ओके। कुछ दिन पहले की बात है जो इनको धमकी मिली है और इस धमकी के बाद जो है इन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया है कि इस तरह की धमकी जो है एक्सटॉर्शन की धमकी है बेसिकली है और प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकर हैं तो इनसे जो है पैसा उगाने के लिए जो है। नहीं तो कितने पैसे की कुछ मांग की गई है या डायरेक्टली जान से मारने की धमकी दी? फिलहाल इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब इस तरह की धमकी इनको आई है या पहले भी कभी आई है? जो ये पीड़ित है इनको पहली बार आई है। हालांकि इस तरह की धमकियां प्रदेश भर में जगह जगह पर दी जा चुकी हैं। 2 जाने भी इस मामले में जा चुकी हैं। जो है एक हनुमानगढ़ जिले का मामला है और रमेश उनालिया का भी आया केस। जी बिल्कुल। तो इस तरह के मामले भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और पुलिस इसमें क्या एक्शन लेगी अब या ले रही है हितेंद्र? पुलिस के पास ये रिपोर्ट कब पर आई गई? हाँ जी, पुलिस के पास ये रिपोर्ट जो है कराई गई है, आज ही कराई गई है। इसके बाद जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसकी जांच में क्या खुलासा होता है, किस तरह की कहां से ये कॉल आया है, इनको पहले नंबर जांचे जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की कॉल है और
क्या वाकई जो है ये लॉरेंस गैंग की तरफ से है या सिर्फ लॉरेंस ठीक है। गैंग के नाम से जो है इस तरह के लोग फोन करते हैं। तो ठीक है हितेंद्र, ये बहुत शुक्रिया जांच तमाम करें। जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको डीडवाना कुचामन के राजास गांव से खबर देंगे, जहां पर गोचर भूमि पर डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। उन्होंने बुधवार को नामा एसडीएम दिव्या सोनी को ज्ञापन सौंपकर निर्माण को तुरंत रोकने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि गौशाला और जालेश्वर महादेव मंदिर के सामने स्थित है, जो वर्षों से पशु चारा और धार्मिक आयोजन के लिए उपयोग में ली जाती रही है। साथ ही यहां नरेगा के तहत बनी करीब 200 साल पुरानी नाली भी है, जो गांव का प्रमुख जल स्रोत है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी एसोसिएशन ने इस भूमि को गुप्त तरीके से डंपिंग यार्ड घोषित करवा लिया। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस धार्मिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर डंपिंग यार्ड निर्माण को तुरंत रोका जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डंपिंग यार्ड बन रहा है, उसके लिए ग्राम पंचायत ने ज़मीन दी थी डंपिंग यार्ड के, लेकिन वो जगह गलत जगह दे दी गई। उस जगह में 200 साल पुराना पानी का तालाब है, जो सरकारी नरेगा से उसमें काम भी होता है और अच्छा पानी का स्रोत है। उसके पास में ही गौशाला है, जो अच्छी तरीके से संचालित है। उसके पास में ही 50 फैमिली रहती है, उनका ढाणी है, और पास में ही जालेश्वर भगवान का मंदिर है।